हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोरल क्लासेस। दोस्तों, हम लोग सेशन के अंतर्गत सफर संविधान को हम लोग पढ़ रहे हैं और भाग 3 के अंतर्गत मूल अधिकार को पढ़ रहे हैं। और मूल अधिकार में आपको हम बताएं 12 से लेकर 35 तक है और इसमें हम लोग पहुंच चुके हैं अनुच्छेद 22 तक। ठीक, पीछे हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग 20 और 21 को पढ़े हैं। आज हम लोग 22 को पढ़ने वाले हैं। देखिए, 22 बहुत ही इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है। इसमें बहुत सारे कानून को बताया गया है। इसमें गिरफ्तारी संबंधित कानून बताए गए हैं। आपके ऊपर कौन सा कानून लगेगा अगर आप गिरफ्तार होते हैं तो उससे रिलेटेड आज बहुत ही डीपली हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। देखिए, गिरफ्तारी संबंधित 2 प्रकार के इसमें कानून बताए गए हैं। ठीक ना, पहला होता है कि दंडात्मक कानून। दंडात्मक कानून क्या है, इसको पहले अच्छे प्रकार समझिएगा। देखिए, दंडात्मक कानून में होता है कि अपराध करने के बाद कोई भी व्यक्ति जब अपराध कर लेता है तो उसके बाद ये सज़ा होती है दंडात्मक कानून। इसके अंतर्गत आपको प्रमुख रूप से 2-3 तरह की बातें होती हैं। पहला नंबर 1 कि अगर कोई भी आप अपराध करेंगे तो जो पुलिस है आपसे 2 प्रकार की कार्रवाई करेगी। पहला करेगी आपको इंट्रोगेशन, अर्थात आपसे पूछ जांच करेगी, है ना। पहले नॉर्मल अगर केस होंगे तो आपसे पूछ जांच करेगी, जिसको इंट्रोगेशन बोलते हैं। उसमें आपसे नॉर्मली बुलाएगा और आपसे पूछेगा या बहुत एक आध थप्पड़ दे देगा, बस यही करेगा। लेकिन अगर उससे थोड़ा सा टफ होता है कस्टडी। अगर पुलिस आपको कस्टडी में रखती है, अर्थात गिरफ्तारी इसको बोलते हैं, अगर पुलिस आपको गिरफ्तारी में रखती है, कस्टडी में रखती है, तो इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड एक्शन नहीं लेती है। आपको 2-3 घंटा तक बैठाएगी अपने थाने में और कुछ पूछ जाँच करके छोड़ देती है। लेकिन इसमें मुख्य बात आती है कि जो आपका अनुच्छेद 22 है, ठीक ना, वह आपके कानून को कैसे अप्लाई किया जाता है किसी अपराधियों पर। आप डायरेक्टली किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई अपराधी है, किसी को मान लो गांव में कोई झगड़ा हुआ और कोई किसी को मार दिया, अगर मान लो कि केस अगर हम लिखवाए जाकर थाना में केस लिखवा दिए, तो अब पुलिस क्या करेगी, पहले हमको, है ना, वारंट देगी, है ना। डायरेक्ट आके उठा कबो नहीं ले जाएगी, हमको पहले वारंट देगी, है ना। वारंट देगी और वारंट में हमको फ़ोन कर सकती है, हमको बुलाएगी और हमको थाना में आने के लिए कहेगी, है ना। उसको वारंट बोलेंगे और हमको वहाँ पर थाना में जाकर हाजिर होना। अगर मान लीजिए कि हम नहीं जाते हैं और हम लोग मान लो कोई गंभीर अपराध किया है, तब हमको क्या करेगी, पुलिस आकर गिरफ्तार करेगी। अगर हमको पुलिस गिरफ्तार भी कर ली ना, तो समझ लीजिए कि हमको जेल के अंदर 24 घंटे, है ना, जेल के अंदर ले जाएगी। तो 24 घंटे के अंदर वह जज के सामने पेश कर सकता, आपको ज़्यादा रखी नहीं करेगा। यहाँ से पुलिस पकड़ के ले गया ना, 24 घंटा के अंदर नियम है कि उसको जज के सामने पेश करना है, आपको थाना में नहीं रखना है। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, इसमें नियम है, अगर आपको ले गई, अगर बीच में संडे पड़ गया तो संडे को नहीं गिनेगा, है ना। उस संडे को दिखा देगा जज के सामने कि संडे पड़ गया था, इस वजह से नहीं आए थे, कोर्ट बंद था, तो हम कहाँ से आएंगे। या फिर मान लो कोई छुट्टी पड़ गया तो पुलिस वहाँ भी दिखा सकता है कि इस दिन छुट्टी पड़ गई थी, हम लोग नहीं आए। या फिर पुलिस वाला तेज होता है, कहता है कि बहुत जाम लग गया था रोड, हम इसको लेकर नहीं आ पाए। तो ये 24 घंटा तो नामित है, लेकिन वह पुलिस के ऊपर निर्भर करता है कि कब 24 घंटा उसको जाकर वहाँ जज के सामने पेश करता। अगर इसमें कोई टाइमिंग आता है, छुट्टी हो गया या कोई इस प्रकार की जरूरी काम हो गया, तो उसमें जोड़ा नहीं जाएगा, वो 24 घंटा आगे बढ़ सकता है। वो तो पुलिस के हाथ के ऊपर है। और मान लीजिए कि पुलिस ले गया आज आपको अरेस्ट कर, अब डायरी में नोट नहीं किया है, चलो अब काल के डेट में चढ़ा दिया, कल हम शाम को ले गए, अब उसके बाद से 24 घंटा, अब जज क्या करेगा, उसके डायरी को ही देखेगा। अब वहाँ पर तुम्हारा कहा हुआ नहीं सुनेगा, वो लिखित बात को सुनेगा, जो भी लिखित बात उसी को सुनेगा। तो 24 घंटे के अंदर पुलिस को होता है आपको जज के सामने पेश करना होता है। जब आप अपराध किए हैं या कोई भी काम किए हैं, जब जज के सामने पेश हुए, अब आपको एक चीज़ का छूट है कि आप वकील अपनी रख सकते हैं। अगर मान लो हमने कोई अपराध किया है, हमको केस लड़ना, तो हम तो नहीं लड़ेंगे, कोई वकील ही होता है ना उसमें। अब वकील केस लड़ेगा आपके बदले में, तो आपको वकील रखने की छूट है। आप वकील अच्छा रखकर अपने केस को लड़ सकते हैं। लेकिन समझ लीजिए केस एक ऐसा चीज़ है ना, अगर केस आपके ऊपर हो गया, आपका कई साल का विकास रुक जाता है। समझ लीजिए अगर कोनो घर में केस हो गया ना, और समझ लो कि पैसा चूस लेगा, बताया जाता है डॉक्टर वकील के अगर चक्कर में पड़े तो आपका विकास रुक जाएगा।
आपको चूस लेगा। समझ लीजिए, अगर आपके घर में अगर कोई रोगी हो जाए, अगर कोई केस वाला हो जाए, तो देखते हैं कितना विकास कर लेते हैं आप। ये ऐसा दो बिरादर है ना, आपको बर्बाद कर देगा। थोड़ा थोड़ा अगला बार आइएगा, डेट पड़े अगला बार, और जब अगला बार जाइएगा ना, आपसे पैसा मांगेगा, हमेशा 2000 3000 हमेशा पैसा लेगा। समझ लीजिए, तो समझ लीजिए केस बहुत ही खराब होता है। तो ये आपको समझ में आ गया ना। और सबके लिए अलग लीजिए, 22 के अंतर्गत आता है। जैसे वारंट हो गया, पुलिस आपको वारंट देगी तो 22 का क के अंतर्गत, ठीक ना। अगर मान लीजिए 24 घंटे के अंदर आपको जज के सामने पेश करना है पुलिस को, तो 22 का ख। और 22 का ग यह कहता है कि जब हम मुजरिम हैं तो हमको वकील रखने की आज़ादी है, हम वकील को रख सकते हैं, हम अपना केस लड़ सकते हैं पुलिस को, वहाँ जज क्या बोलते हैं वकील को रख कर, हम अपना नहीं ना लड़ेंगे। अगर हम सक्षम हैं तो हम भी आप खुद लड़ सकते हैं वकील, हम बनकर, अगर सक्षम है तो, नहीं तो वैसे रखा जाता है वकील को। इतना समझ में आया ना। देखिए 22 अनुच्छेद 22 ही कहता है कि जब आप गिरफ्तार होंगे तो गिरफ्तारी संबंधित आपको संरक्षण दिया गया है, आपको पुलिस गिरफ्तार करके ले जाएगी जब आप अपराध करते हैं तब। लेकिन कुछ ऐसे कंडीशन हैं, अगर आप अपराध नहीं करते हैं, अगर आप रंगे हाथ नहीं पकड़े जाते हैं, अगर शक के दायरे में है, तब वो तो कि पुलिस उठा के ले जाएगी। अगर खाली आपको लगता है कि इससे खतरा है, ये कोई ऐसा गड़बड़ कर सकता है, उस कंडीशन में भी आपको पुलिस उठाकर ले जाएगी। अनुच्छेद 22 का घ निवारक निरोध, निवारक निरोध बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझें, सारा रूल तो इसी के अंतर्गत है। अब देखिए प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या होता है कि कोई भी, अगर आप अपराधी हैं, अगर पूरे सिद्ध हो गए कि आप अपराधी हैं, तो आपको जेल ले जाएगा। कन्फर्म है कि आप अपराधी हैं, आपने कुछ अपराध किया है, तब आपको कहाँ ले जाएगा? जेल। अर्थात इसके अंतर्गत आपको ले जाएगा, दंडात्मक कानून के अंतर्गत आपको दंड लगाएगा। लेकिन अगर आपके ऊपर शक है, आपको खतरा है, तो आपको 22 का घ अर्थात निवारक निरोध प्रिवेंटिव डिटेंशन के आधार पर आपको पकड़ कर लेगा। जैसे कोई नेता होता है, और नेता खूब मार भाषण देता है कि हाई नेता, हाई पीएम, ऐसे हैं वैसे हैं, ये हम आपको जाति के प्रति कि हम लोग इस जाति के, हम लोग जातियों को दबाया जा रहा है, हम लोग को हंगामा करना चाहिए, हम लोग को रोड जाम करना चाहिए, चक्का जाम करना चाहिए, खूब भाषण देता है। मतलब क्या हो रहा है? आपको भड़का रहा है, उस समाज में क्या कर रहा है? व्यवधान पैदा कर रहा है, समाज को भड़काने का काम कर रहा है। जब भड़काने का काम कर रहा है ना, अब उसको खतरा हो गया सरकार को, अब पुलिस आएगी ना, अब बीच में से उसको टांग कर ले जाएगी। देखे होंगे कोई नेता होता को टांग कर ले जाता है जब रैली कर रहा होता है, तो अब वैसे व्यक्ति पर यही रूल लागू होगा, निवारक निरोध 22 का घ लागू होगा। वैसे आदमी को पकड़ कर ले जाएगा, वह जेल के अंदर ले जाएगा। और जब जेल के अंदर ले गया ना, अब उसको ये है, जब जेल के अंदर ले गया उसको पकड़कर, अब मान लो कौन नेता है चाहे कोई भी है, उस प्रकार से अपराधी हो गया, अब उसको ना तो कोनो वकील रखने का आज़ादी है, ना तो उसको 24 घंटे के अंदर जज के सामने पेश किया जाएगा, ना तो अपना कोई दलील दे सकता है, अपना रीजन दे सकता है। हाई सारा सिस्टम उसके लिए बंद कर दिया जाएगा। अब तुमको हाई छूटे नहीं मिलेगा कि तुमको 24 घंटा के अंदर जज के सामने पेश कर देंगे। उसको वकील भी रखने का आज़ादी नहीं रहेगा, अब उसको कुछ बोलने के भी आज़ादी नहीं रहेगा। अर्थात नो वकील, नो अपील, नो दलील। रोलेक्ट एक्ट 1919 काला कानून आप पढ़े होंगे, यह अंग्रेज वाला कानून है, काला कानून है ना, 1919 रोलेक्ट एक्ट, नो वकील, नो दलील, नो अपील, धक के धड़ल्ले से ले जाता था। कोई भी खाली शक कर लेता था कि ऐसा है, आज भी भारत के अंदर कानून है ऐसा, उसको रखा गया है कि कोई अगर मान लो कि तुम चोर हो, चाहे आतंकवादी हो, शक हो गया कहीं से घटना क्यों, लेकिन तुम्हारा कोई प्रमाण ही नहीं मिल रहा है, तो शक के आधार पर तुमको पकड़ ली जाएगी पुलिस। ये मत समझना कि हम खाली अपराध करेंगे तब भी पुलिस ले जाएगी, ऐसा नहीं है। अगर अपराध नहीं भी करोगे, अगर शक के दायरे में हो, तो तुमको पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। 22 का घ अनुच्छेद 22 का घ कहता है प्रिवेंटिव डिटेंशन। अब वैसे नेता को ज़्यादातर डिटेन कर लेता है और डिटेन करके ले जाता है। अब नेता को ले गया तो अब नेता को कोई है कुल कहे का कोनो आज़ादी नहीं है, डायरेक्ट उनको गिरफ्तार कर लेगी।
अब सुनना, अब पुलिस ले गई पकड़ को उसको जेल में, तो 3 महीना तक पुलिस अपने अंदर रख सकती है। अब 3 महीना तक समझ लो, और जब 3 महीना तक रख ली तो उसको लगता है कि अभी भी खतरनाक है। तब 3 महीने के बाद भी अगर पुलिस रखना चाहती है, तब राज्य के जो गृह मंत्री हैं उनको एक लेटर लिखती है कि बहुत खतरनाक आदमी है, एक ही रखेंगे तो बाहर जाकर फिर आतंकवाद या उस प्रकार की बातें कर सकता है। तो वहाँ का जो गृह मंत्री राज्य का होगा वो भी लेटर उनका पास कर देगा, है कि नहीं, तो इसको और 3 महीना रखो, तो मतलब कि 6 महीना रख सकता है मैक्सिमम पुलिस। अब पुलिस समझ लो थाना में जेल नहीं होता है, थाना में जेल नहीं होता है, ये किसी तरह का रूम होता है। जेल तो अलग चीज़ होता है, थाना के अंदर कोनो जेल नहीं होता है। एक इसी तरह रूम होता है, कारागाह बनाया गया होता है खाली उसमें रखने के लिए 24 घंटा के लिए, वो जेल थोड़ी है। और उसमें कोनो खाने पीने की व्यवस्था नहीं है। देखिए अगर चांद रख दे तो घर से खाना ले जाते हैं लोग, चांद में रखेगा नहीं तो थाना वाना में, तो घर से लोग खाना पहुंचाते हैं। वहाँ खाने के लिए थोड़ी व्यवस्था का, जेल है सेंट्रल जेल थोड़ी है कि तुम खाने के लिए व्यवस्था रखेगा, खाने के लिए व्यवस्था नहीं रखता है ना। तो मतलब कि अगर उस तरह का अपराधी हुआ तो 6 महीना तक रखेगा। अब 6 महीना के बाद कहीं अब जो अपराधी है ना उसको हाई कोर्ट में अपील करने की आज़ादी है। हाई कोर्ट में अपील कर सकता है जाकर कि अब अपने लिए जज रख सकते हैं, अपने लिए वकील रख सकता है। अब जो ही हाई कोर्ट में जाएगा ना तो जो जज होगा, अब जो कमिश्नर रहा है जो पुलिस, उससे मांगेगा दस्तावेज, उससे पूछेगा कि क्या करें, इसको छोड़ दें। तो अब पुलिस के ऊपर है, और तुम्हारा व्यवहार अच्छा लगा होगा तो कहेंगे नहीं छोड़ दिए ठीक है, नहीं तो अगर अरे महाराज बहुत खचड़ा आदमी उसको मत छोड़िए, ये बहुत हानि पहुंचाएगा। अब जज भी कहेगा ना इसको मत छोड़, ले जाओ। और उसी प्रकार से वहाँ हुआ था, जम्मू कश्मीर हुआ था ना, कुल यानी को ले गया था पकड़ कर। और जब कहा ना, जब जज के सामने 6 महीना गया, 6 महीना जब पूरा हो गया तो पुलिस भाई 6 महीना तक अधिकतम रख सकती है। जब 6 महीना पूरा हो गया तो वहाँ का नेता 6 महीना के बाद हाई कोर्ट पहुँचा, तो हाई कोर्ट बुलाया, और हाई कोर्ट बुलाया ना तो कुल यानी से पूरा वो डॉक्यूमेंट्स देखता है, इनका पिछला विवरण क्या कह रहा है। तो कमिश्नर, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी गृह मंत्रालय है, रो है भारत का एजेंसी इंटेलिजेंस ब्यूरो, सारा का सारा आंकड़ा प्रस्तुत किया, करिए मत छोड़िए, बहुत खतरनाक आदमी जम्मू कश्मीर के लिए, फिर दंगा फैला देगा। तो हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं हम भी नहीं छोड़ा, ले गया एक बार 1.5 साल रखा, 1.5 साल उनको जेल में रखा, और 1.5 साल बढ़िया से खातिरदारी किया उनका रखा, समझ लो। तो इस प्रकार की सजाएं होती हैं। अगर मान लीजिए कि हम उस प्रकार के अपराधी हैं, अगर शक के दायरे में हैं, तो हमको पुलिस आराम से पकड़ के ले जाएगी, समझ लीजिए इतना खतरनाक है ही। अगर शक हुआ तो हमको पुलिस ले जाएगी पकड़ कर, ठीक, यहाँ तक क्लियर हुआ ना। इसके बाद समझ लीजिए कि कभी आप देखे होंगे गांव में देहात में हीरो बनते कट्टा लिए घूमते हैं, AK-47 लिए घूमता है, ऐसे ही दिखाएंगे, पुलिस हो जाए पकड़ लेगी, दाएँ देना, पुलिस का सामने ऐसे दिखाना, तुमको अरेस्ट करेगी। और अरेस्ट ऐसे नहीं करती, यही लगता है तुमको शक के आधार पर, तुम बंदूक लिया है, किसी को मार सकता है, तुम बंदूक रखे हो, राइफल रखे हो, कट्टा रखे हो, तुमको क्या जरूरत है इसकी, अर्थात तुम किसी को मारने के लिए रखे हो। अब तुम्हारे को शक के दायरे के अंदर 22 का घ लगा देगा, 22 का घ लगाकर तुमको अरेस्ट कर सकता है। संजय दत्त पकड़ाया था ना, AK-47 उसके घर में मिला था। संजय दत्त जिसे हीरो के 6 महीना जेल में रखा, समझ लो, खाली उसके यहाँ AK-47 पकड़ाया था, रिवाल्वर। तो मतलब कि वो सब खतरनाक है, अगर पकड़ा गया तो आपको जाना ही जाना है ना। तो इस आधार पर ये कहता है, जम्मू कश्मीर में जब धारा 370 लगा था, जब जम्मू कश्मीर में लगा था ना धारा 370, तो उस समय भी ऐसा ही हुआ था। उस समय भी जितने भी वहाँ के लोग ना घर घर बंदूक रखता था, तलवार मलवार रखता था, बहुत सारे लोगों को इसी हिरासत में बंद कर दिया, धारा लगा दिया, ये अनुच्छेद 22 का घ लगा कर उनको अरेस्ट किया। और अरेस्ट किया 2-3 तरीके से। बड़े बड़े नेता थे वहाँ के, जम्मू कश्मीर की नेता थे, उनके ऊपर हाउस अरेस्ट। अब समझिएगा हाउस अरेस्ट क्या है सर जी,
कहिएगा ना हाउस अरेस्ट क्या है। हाउस अरेस्ट में क्या कहता है कि हाउस अरेस्ट में हमको अपने ही घर के अंदर अरेस्ट कर लेगा। जिससे कि मान लीजिए कि हमारा घर है, इसमें चारों तरफ से पुलिस घेर लेगी, एकदम गन से लैस पुलिस रहेगी, और हमको जब इस घर में अरेस्ट करेगी, हमारा बिजली कनेक्शन, हमारा समझ लीजिए कि टीवी का केबल कनेक्शन, हमारा मोबाइल फ़ोन सब जब्त कर लेगी और हमको केवल घर में रखेगी। उसको बोलते हैं हाउस अरेस्ट बोलते हैं। पुलिस जब हाउस अरेस्ट करती है तो आपके घर के ही अंदर, लेकिन बाहर जाएंगे तो चप्पे चप्पा पुलिस है। अगर बाहर का कोई आया मिलने के लिए दूध देने वाला कि साहब को दूध देना है, दूध थप्पड़ मारे, साहब तो हर कस्टडी में है, होम अरेस्ट है, तो किसी को नहीं मिलने देगा, क्योंकि उसमें नियम होता है कि बाहर का कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा इसमें आकर, है ना। उनसे नहीं, कोनो प्रधानमंत्री का कर लेगा। बोल ही रहे कि जम्मू कश्मीर के वह मुख्यमंत्री थी, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री को ही घर में अरेस्ट किया गया था। जो धारा 370 हट रहा था तो सभी लोग को नहीं बंद किया था, उनके घरे में होम अरेस्ट किया था। होम अरेस्ट करके आराम से खा पिया रहा घर में, तो कि बाहर का कनेक्शन से कोई मतलब नहीं है, बाहर क्या हो रहा है कोई मतलब नहीं है। पुलिस तैनात है बाहर, कहीं भी निकलने की कोशिश नहीं कर सकते हैं, बूंद देगा। अब वो हाई पुलिस ना है भाई, ये पुलिस ना है, आर्मी वाला पुलिस, उसको ना बिना बोलने मार देगा, समझ लो, खतरनाक होता है आर्मी वाला पुलिस। हाँ, तो वही वाला था। एक चीज़ और होता है, उसी को बोलते हैं नज़रबंद, उसी को नज़रबंद करते। पुलिस नज़रबंद कर ली, आप लोग कभी कभी फिल्मों में ऐसे सुने होंगे, पुलिस नज़रबंद। नज़रबंद का मतलब क्या होगा, अगर मान लीजिए कि हम कौन बड़का अपराधी हैं, ठीक ना, तो नज़रबंद में करती क्या है कि हमको यहाँ से, हमको बिना कुछ देखे पैक्ड गाड़ी में ले जाएगी और कहीं दूसरे जगह रख देगी, और हमको बतेबे नहीं करेगी कौन सा जगह है। अगर मान लो कि हम यहीं पर रह रहे हैं और हमको यहीं से खाली 5 किलोमीटर दूरी के अंदर कहीं दूसरी जगह रख दिया, इसी तरह कहीं रूम है, और हमसे कहे कि तुम शिमला में आए हो, हमको मानना ही नहीं पड़ेगा, हमको बाहर नहीं देखने देगा। बाहर खाली सूर्य का प्रकाश आएगा, खिड़की रोशनदान आराम से, कुछ नहीं खोलने देगा आपको। इस रूम के अंदर क्या अंदाज लगेगा कि आप कहाँ हैं, कहेगा आप स्विट्जरलैंड में हैं, तो मानिएगा ना स्विट्जरलैंड में है, मानना पड़ेगा। कहीं कि आपको नज़रबंद किया हुआ है, आपको बाहर कुछ नहीं देखने दे रहा है, न कुछ सुनाई देगा, ऐसा जगह रखेगा, न बाहर कोई आवाज़ सुनाई देगा, न कुछ सुनाई देगा, खाली एक रूम के अंदर है आप, और चारों तरफ चप्पे एकदम फोर्स लगी है, न कोई बाहर से आ सकता है, न आप अंदर से बाहर जा सकते हैं। उसी को नज़रबंद बोलते हैं, हाउस अरेस्टिंग उसको कहते हैं। दूसरा ना, नज़रबंद करके वहाँ पुलिस रख सकती है, और बड़े बड़े अपराधियों को नज़रबंद करके रखती है। नज़रबंद कर दे, मान लो कोई बड़े अपराधी हैं, यहाँ से कहीं भी रख दिया, हाई घर से खाली दूसरे ही घर में रख दे, कदे तुम जम्मू कश्मीर में आ गए हो, तो मानना ही नहीं पड़ेगा हम जम्मू कश्मीर में हैं। नहीं, अगर तुमको, तुम्हारा घर नहीं है, दूसरे घर की हम बात बोलें, तो सबके घर का एक एक चीज़ पहचानी थोड़ी हो तुम, उसमें कोई सामान ऐसा नहीं रखने देगा, खाली सादा रूम रहेगा, तुम्हारा बेड रहेगा, रहो चुपचाप। तो उस तरह से नज़रबंद करता है ना, नज़रबंद करता है। तो ये होता है। कभी कभी होता क्या है ना कि डिटेंशन आप समझ रहे हैं ना क्या होता है, शक के आधार पर आपको पकड़ लेगी पुलिस। आपको खाली शक हुआ कि ये आतंक फैला सकता है, इससे समाज को खतरा है, तो उसके आधार पर पुलिस पकड़ लेगी। काला कानून, रोलेक्ट एक्ट 1919 यहाँ भी लागू हो रहा है, समझ लो। नो वकील नो दलील, कोई भी चीज़ तुम्हारा कोई सुनवाई नहीं होगा, कोनो सुनने वाला नहीं है, कोई माई बाबू उतार नहीं है, वहाँ कोई नहीं सुनेगा तुम्हारा, क्योंकि रोलेक्ट एक्ट पूरा लागू हो रहा है आज भी, समझ लो यहाँ पर। और उस तरह से व्यक्ति हैं, तो अभी आपको कानून बताएं कितना खतरनाक कानून है यहाँ पर। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए कोई नेता है, अगर बिहार में आंदोलन कर रहा है कोई भी नेता, ठीक ना, और उसके फॉलोअर बहुत हैं, अब मान लो कि कोनो बढ़िया नेता लालू प्रसाद यादव को हम गिरफ्तार कर लिए, भाई इनको यहाँ चाहने वाले तो बहुत हैं, अगर मान लो हम यहाँ के जेल रख दे, कहीं भी जेल में रख दे, सेंट्रल जेल में, अब यहाँ का आदमी जेल पर डायरेक्ट धरना दे देगा, पहुँच जाएगा, लालू जी को छोड़िए, लालू जी को छोड़िए, है ना। अब कभी कभी करता क्या है, ऐसे कंडीशन में ना उनको दूसरे राज्य में भेज देता है, जैसे मनीष कश्यप को तमिलनाडु में, हाँ दूसरे राज्य में भेजता है। अब देखिए एक बार लाल कृष्ण आडवाणी क्या हुआ था कि बिहार में रैली करने आए थे लाल कृष्ण आडवाणी, अब उस समय लालू की सरकार थी, तो उनको उठा कर एकदम कलकत्ता के गेस्ट हाउस में रख दिया।
कलकत्ता के गेस्ट हाउस में रख दिया। अब लाल कृष्ण आडवाणी को पता ही नहीं कि हमको कहाँ रखा है लिया कर। एक शख्स वो भी हाउस से अरेस्टेड था, नज़रबंद कह सकते हैं, उनको रखवा दिया था एकदम ले जाकर वहाँ पर। बंद करके ले जाता होगा ना तो। आँख बंद नहीं करना है, अगर आँख ही बंद करेंगे तो रास्ता में आँख बंद कर लेगा, वहाँ जाके खोल देगा, उसको नज़रबंद कह सकते हैं। या रूम के अंदर बंद है तो नज़रबंदे नहीं है, बाहर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो ऐसा होता है। मतलब कि कभी कभी डिटेंशन दूसरे राज्य में भी किया जाता है, क्योंकि इस राज्य में अगर उसको रखेंगे, चलो मान लीजिए मनीष कश्यप है, अगर इसको यहाँ इस राज्य में रखा जाएगा, उसको फॉलोअर बहुत हैं, वहाँ पर पहुँच कर धरना तोड़ फोड़ बहुत सारे करेंगे, इसलिए एक बार तमिलनाडु में भेज तो वहाँ कैसे पहुँचेगी धरना करने के लिए। अब पहुँचे पूरा बिहार की जनता वहाँ तक पहुँचेगा, अब 3 दिन पहुँचे ही मिलेगी तो तमिलनाडु आज जनरल गाड़ी पकड़ कर जी के लगा था, इतना शौक नहीं पहुँचेगा। अब वहीं पर तुम्हारा जो भी क्रांति है शांति हो गया, एकदम शांत हो जाएगा, अब आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इस कानून के अंतर्गत इस प्रकार के विधियाँ बनाई गई है। और इसी कानून के अंदर ये जो बनाया गया था जो टोटल कानून ना, कि अगर मान लीजिए कि इसका मुख्य उद्देश्य था अपराध को रोकना, कि कोई अपराधे न कर पाए, अपराध होने से पहले ये कानून लगाया जाए। और ये जो है अपराध अगर कर दिए तो आपको दंड लागू होगा इस प्रकार से। अगर कोनो अपराध उस प्रकार से किए तो आपके ऊपर ये सारे दंड लागू होंगे। ये अपराध नहीं किए हैं, अपराध होने वाला है आपसे, अगर शक है कि आप कर सकते हैं, उससे पहले में गिरफ्तार कर लेगा। समझ, बहुत खतरनाक। अगर तुम्हारे पास शक हो गया, तुम किसी को भड़का सकती हो, अगर पुलिस को ऐसा है कि ये पूरे गांव में दंगा फैल सकता है तो पहले ही तुमको उठा लेगा। देखना पहले नेता को उठा लेता है, अगर उस प्रकार से कौन आसर भाषण करता है तो, है ना। तो उस प्रकार से है। यही नहीं, देखिए इसमें 6 प्रकार के कानून बनाए गए, इसमें 6 प्रकार के कानून बनाए गए। पहला है आस्फा, बहुत ही खतरनाक नियम था ये। आस्फा लगा ना, हाँ आस्फा है। देखो इसका फुल फॉर्म होता है आर्मर्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, आर्मर्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट। ये देखिए क्या है, यह एक ऐसा कानून, ये जहाँ लग गया समझ लो, जौने जगह पे ये कानून लग गया, अब समझ लो कि वहाँ हाई जनरल पुलिस हटा देगा, वहाँ आर्मी डायरेक्ट आती है। ये जहाँ लगा वहाँ आर्मी ज़्यादा, तो ये जम्मू कश्मीर में लगता था, वहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस राज्य पुलिस काम नहीं करती थी, वहाँ डायरेक्ट यही नियम लगता था। और इस नियम में डायरेक्ट स्पेशल फोर्स वाला मौसम, और स्पेशल फोर्स जहाँ जब आती थी ना, तब किसी का चारा नहीं चलता था। जिसको देखता था, जिसको लगा कि नहीं ये गलत है, ये इससे हानि हो सकता, डायरेक्ट भून देता था गोली से मारकर। लेकिन इससे क्या हुआ, हानि भी हुआ, इसका आतंकवादी फ़ायदा उठाने लगा। अब आतंकवादी डायरेक्ट कश्मीर में आकर बैठा हुआ है, उन लोग का आका है, जगह जगह बोलो रैली करता है आतंकवादी आकर। अब मान लो कि कोनो मुठभेड़ हुआ, मार दिया, कोनो जनरली आदमी मर गया, है ना। अब आतंकवादी इसका फ़ायदा क्या उठाता था, अब आदमी के भावनाओं के साथ, देखो आतंकवाद ना कभी भी डायरेक्ट गोलीबाजी नहीं करता, पहले भावनाओं के साथ खेलता है। आपको जाति में लड़ाएगा कि तुम मुसलमान हो, तुम लड़ो, तुमको हिंदू दबा रहा है, तुम भारत देश में गुलाम हो, इस प्रकार से खूब बातें करता है आतंकवाद। अब उस आपको फिर भड़काना चालू करेगा और हाथ में आपके गोली बंदूक पकड़ाएगा, मजबूर करेगा आपको उस तरह। तो यहाँ पर आतंकवादी क्या करते थे कि देखो तुम्हारे देश की आर्मी फोर्स है, आम जनता को गोली मार दे रही है, ऐसा तो देश है, ऐसा तो कानून है, तुम अपने आज़ादी के लिए, अल्लाह के लिए लड़ो, तुमको जन्नत मिलेगा। इस प्रकार के भड़का कर उनको एकदम मैंने पूरा टाइट कर देता था लड़ने के लिए हिंदू के खिलाफ, अपन ही देश के खिलाफ। तो भाई आर्मी वालों ने कहा कि तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है, तो भारत सरकार ने इस कानून को हटाया, कहा कि ठीक है, तुम अगर हमारे देश के जनता के भावनाओं के साथ खेल सकते हो, हम भी तुम्हारे भावनाओं के साथ खेलेंगे। अब कहा कि हम तुम्हारे भावनाओं के साथ खेलेंगे। अब करता क्या था, आर्मी वाला अगर कौन आतंकवादी पकड़ा जाता था ना, आर्मी वाला उसको चारों ओर से घेर लेता था और गोली चलाता था, ऐसा गोली चलाता था ना उसको मरे मत, उसको गोली ना लगे। अब वो गोली चलाता था, जब आतंकवादी का गोली ख़त्म हो जाता था ना, अब बुलाता था, आओ बेटा आओ, हम तुमको नहीं मारेंगे। अब डरन आ नहीं रहा है, अब आर्मी क्या कर उसको बंदूक फेंकवा देते थे, उसको बुलाते थे प्रेम से, क्योंकि जानते थे कि भारत का ही व्यक्ति है। आओ बेटा हम तुमको नहीं मारेंगे, आजा आजा आजा। अब बुला ली, अब उसको अपने कस्टडी में ले लिया। अब देखो उसको ब्लैकमेल, अब उसके घर के मम्मी पापा बहन को बुलाता था,
आर्मी वाला। अब उनसे अनाउंसमेंट कराता था मम्मी से, मम्मी आती थी तो अनाउंसमेंट बाहर ही से करती थी, बेटा ये कमिश्नर बढ़िया आदमी है, तुमको नहीं मारेंगे, तुम सरेंडर बोल दो, तुम स्वीकार कर लो अपराध को, ये नहीं मारेंगे। तो इस प्रकार से उनकी भावनाओं के साथ आर्मी वाला खेलना चालू किए और इसका इफ़ेक्ट भी अच्छा पड़ा, इनका इफेक्ट बहुत ही अच्छा पड़ा। अब धीरे धीरे आर्मी के जवान ने इस प्रकार के जब रूल को अपनाया ना, जो भी देश के आतंकवादी थे उनको लगा कि नहीं यार, ये आर्मी वाला खराब आदमी नहीं है, बढ़िया आदमी है, देखो हमको मारा भी नहीं तो हमको उतना घेरा हुआ था, मार दिया हुआ था, अगर हम उसके जगह पर होते तो हम मार दिए होते, लेकिन वो हमको नहीं मारा, कितना बढ़िया आदमी है। तो इसके तरह से जो भी आतंकवाद थे, जो भी आतंकवादी थे, उनके भावनाओं में कन्वर्ट हुआ, वो थोड़े आर्मी के खिलाफ अच्छे सोच रखने लगे। इसके बाद आपको टाडा और पोटा, दो प्रकार के नियम जो थे ना, ये आतंकवादियों पर लागू होते थे। देखिए ये TADA, टाडा का मतलब टेररिस्ट एंड डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़, मतलब ये हो गया, ये जो नियम तो जिस पर लागू होता वो आतंकवादी घोषित हो जाता था, जिस पर भी लागू होता था। और पोटा भी आपको उसी प्रकार था, POTA का फुल फॉर्म होता है प्रिवेंटिव ऑफ टेररिज्म एक्ट, प्रिवेंटिव ऑफ टेररिज्म एक्ट। यह एक आतंकवादियों पर लागू होता, अगर हई जौन व्यक्ति पर कानून लागू हो गया उसका जिंदगी झंड हो गया, समझ लो कि पूरा बर्बाद हो गया, वो आतंकवादी घोषित हो गया देश के अंदर। और देश के अंदर आप आतंकवादी घोषित हो गए तो कहाँ घूमेंगे, कहीं धोके मार देगा तुमको। आप ये जो है ना, ये आपको पूरा आतंकवादी घोषित करता है, जिसमें क्या होता था कि इंसान का लाइफ बर्बाद हो जाता। अगर मान लो कि हम उस प्रकार से गलत वृत्ति में फंस गए, अगर हमको आतंकवादी घोषित कर दिए, हमारा लाइफ बर्बाद, तो भारत सरकार ने सोचा कि नहीं, ये जो कानून है इसको हटाया जाए। अगर मान लो कि अगर कभी कभी गलती से अगर सीधे आदमी पे भी लग गया तो उसका लाइफ बर्बाद हो जाएगा, आतंकवादी घोषित हो गया तो पूरा हटेगा नहीं, उसका कैरियर चौपट। इसलिए भारत सरकार ने इस कानून को भी हटा दिया, है ना, इसको भी हटाया, क्योंकि भारत का जो कानून है ये कहता है कि 100 गो मुजरिम को सज़ा अगर न मिले अच्छा है, लेकिन एगो कोई भी ऐसा व्यक्ति न हो जो अपराध न किया हो और उसको सज़ा मिल जाए, ऐसा कतई भारत का गवर्नमेंट नहीं चाहेगी, भारत का जो भी कानून है नहीं चाहेगी। भारत की कानून यही कहती है कि 100 गो अपराधी छूट जाए ठीक है, लेकिन एक को निरपराध को सज़ा न मिले, इस प्रकार से सोच को लेकर चलती है। इसके बाद मीसा तो बड़ा बवाल वाला कानून था। ये प्रधानमंत्री जब इंदिरा गांधी थी ना, वो कानून अपने मन से लाई थी, वो कहें कि जो भी हमारे खिलाफ बोलेगा उसको अरेस्ट कराओ। इंदिरा गांधी के खिलाफ जो भी बोलता था, बड़ा कड़ा नेता थी वो, इंदिरा गांधी के खिलाफ जो भी बोलता था ना, कोई भी, आज प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जो कितना लोग का लोग गाली देता है डायरेक्टली, उस समय कोई भी इंदिरा गांधी के खिलाफ बोलता था उनको डायरेक्ट अरेस्ट कराते थे, जेल में बंद, डायरेक्ट जेल में बंद करते थे। उस समय वह कानून बनाई थी MIAC, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। यह कानून इंदिरा गांधी द्वारा पास किया गया था कि अगर कोई भी प्रधानमंत्री खिलाफ अगर मेरे खिलाफ बोलेगा उसको डायरेक्टली जेल में बंद करो, डरन कोई नहीं बोलता था। इंदिरा गांधी एक बहुत पावरफुल महिला थी, सब महिला थी लेकिन सब पर राज करती थी, बहुत धाकड़ नेता थी, कहने का मतलब उनसे सब डरते थे, हाँ, इसलिए उनको धोखा से ही मारा गया। इसके बाद आपको 5वां कानून देख लीजिए, NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एक ऐसा एक्ट था, अगर कोई भी व्यक्ति को आतंकवादी घोषित कर दिया गया उसको इनकाउंटर में मार दिया जाता था। अब इनकाउंटर में क्या करता है पुलिस, अब बुलाता था, आओ, अरे बिल्कुल नहीं मारेंगे, जा भाग जा, जाओ जब भाग जाओ यहाँ से, तुमको जीवन दान देते हैं, जाओ भाग जाओ। आप पीछे से लिया रहता था, मार के भून देता था। बहुत सारे ऐसे इनकाउंटर हुए, देखो योगी के राज्य में बहुत सारे इनकाउंटर ऐसे हुए, उनको भगा देता था, जाओ भाग जाओ, आप पीछे से भून देता था, उसको इनकाउंटर बोलते हैं। इसको बोलते हैं वही NSA, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। सरकार जो भी पुलिस है कभी भी कानून हाथ में नहीं लेती है, सब कुछ कानून पढ़ा हुआ है, जानता है तब इनकाउंटर किया है। और इनकाउंटर आपको संविधान में लागू है। 22 का घ के अंदर टोटल आपके नियम कानून बता रहे हैं हम। इनकाउंटर भी मारने के लिए पुलिस को छूट है, डायरेक्टली आपको ऐसे गोली नहीं मार सकती है। अगर मुठभेड़ में मारेगा ना तो बताइए इनकाउंटर हो गया। और इनकाउंटर तो कानूनी है, हो सकता है इनकाउंटर, लेकिन सबका इनकाउंटर नहीं होगा। कोई बड़ा अपराधी होता है
तब उसके ऊपर लागू होता है ऐसा नहीं। छठवां आपका कानून है UAPA। UAPA क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है अनयूजफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंटिव एक्ट। अनयूजफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंटिव एक्ट होता है। ये क्या होता है? देखिए, ये होता है जो भी व्यक्ति देश के विरोध में काम करते हो, जो देश विरोधी भाषण देते हो, भारत तेरे टुकड़े होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे नारे लगा रहे थे, अब नाम नहीं लेंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे। बहुत सारे ऐसे लोग विरोधी लोग हैं जो भारत के नारे लगाते हैं, भारत में रहते हैं, भारत के अन्न खाते हैं और कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे। ऐसे ऐसे नारे लगाने वाले बैठे हैं, उनको देशद्रोही कहा जा सकता है। जो इस प्रकार से भारत को तोड़ने की बात करें, उनके ऊपर ही लागू होता है नियम, और इनको भी पकड़ लेती है गवर्नमेंट। अगर इस प्रकार से कोई बात, अगर मान लीजिए हम कोई भाषण दे रहे हैं, अगर देश को तोड़ने की बात करें कि हम भारत को तोड़ना चाहते हैं, भारत 4 टुकड़ों में होगा, भारत तेरे 10 टुकड़े होंगे, अगर हम इससे बोलेंगे मतलब कि हम देश विरोधी काम कर रहे हैं, देश के लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, हमारे ऊपर है ये धारा लगी UAPA। इसके अंतर्गत सरकार हमको पकड़ सकती है क्योंकि हमने देश को तोड़ने का काम किया है, देश में गलत मैसेज पहुंचाने का काम किया है। और इस प्रकार के अगर काम करेंगे तो हमको भी अपराध की श्रेणी में ही माना जाएगा, ठीक ना। तो ये सारे जो भी कानून बताए गए हैं, तो आप सिंपली समझ सकते हैं कि जो 22 है अनुच्छेद, वो गिरफ्तारी संबंधित है। गिरफ्तारी संबंधित जो भी रूल होते हैं उसको बताता है। तो आप मोटी मोटा आप क्लियर समझ गए होंगे कि इसमें जो भी दंडात्मक कानून होता है, जो भी अपराधी अपराध कर लेगा उसके बाद सज़ा दी जाती है, मतलब कि अपराध करने के बाद ये सज़ा आपको दी जाएगी। लेकिन इसी में एक और कानून है, अपराध नाई करबो, अगर शक के दायरे में हैं तब वो तो कि पुलिस पकड़ ले जाएगा। तो आपको क्लियर हो गया है ना क्या क्या है। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।